इकराम शादी। जिसको मैं लिंक शेयर करता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि सीएसएस या पीएमएस के अंदर यूजुअली जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, लोग उसमें डराते हैं आप, ठीक है ना, कि ये सब्जेक्ट्स ही रखने, इसमें नंबर नहीं आएंगे। हालांकि बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, आपको ये पता है कि साइंसेस के अंदर मार्क्स एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो वो डराने का जो मकसद होता है ना, वो दो तीन प्रॉब्लम्स होती है अकेडमी के साथ, ठीक है ना, वो मैं अभी डिस्कस यहाँ पे नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप ऑप्ट करते हैं और आपने ऑप्ट किया है सीएसएस में या पीएमएस में, तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। द रीजन इज दैट कि इसकी जो पेपर का जो मूड है वो मैथमेटिकल मूड है, ठीक है ना। और उसमें आपने जो चीजें ऐसा डिस्कस करनी होती है, उसके अंदर मार्क्स जो है ना वो नहीं कटते, ठीक है। देखिए ना, इसमें ना तो कोई क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है, ना ही आपकी कोई ओपिनियन है, ना ही हमारी कोई औकात है हम अपने से कोई ओपिनियन दे सकें, ठीक है ना। क्योंकि हम बेसिकली जो थीरीज, जो चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, उसी को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, मैं पर्टिकुलरली अब सीएसएस के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो सीएसएस में दो पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के दो पेपर्स, ठीक है ना। अगर मैं केमिस्ट्री को, अगर आपने सिलेबस देखा हो और लेकिन अगर नहीं देखा, तो एक तो पेपर वन है और दूसरा पेपर टू। अच्छा, यूजुअली जो पेपर वन है, इसमें जो आमतौर पे केमिस्ट्री है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, और कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक है और कुछ फिजिकल है। ये दो तरह की केमिस्ट्रीज की मेन चैप्टर्स, और कुछ हद तक बाज बात एनालिटिकल के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और पेपर टू जो है उसमें ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साथ में इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, और साथ में इसमें कुछ क्रोमेटोग्राफी, इस तरह के टॉपिक्स, और कुछ बायोकेमिस्ट्री, ये चार चीजें। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीएसएस की केमिस्ट्री है, उसमें उसने सारी ब्रांचेस को टच किया है। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें जो खासतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें यूजुअली कन्वर्जन आती है कि आपने एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट बनानी है, दूसरे से तीसरी बनानी है, और इसके लिए कुछ जनरल रूट्स होते हैं। अगर आप वो रूट्स जो हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लें,
तो आप बड़ी आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैक्रो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड्स बनती हैं, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एक रूट है जो मैंने फाइंड आउट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर कन्वर्जन कर सकता हूँ। तो ये बड़ा आसान होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। इसमें यूजुअली हम खासतौर पे जो आइडेंटिफिकेशन होती है या कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है और बायोकेमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स वगैरह, ये कुछ चीजें आपके सिलेबस में शामिल हैं। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि पहले हम जो पीएमएस और सीएसएस में ओवरलैपिंग टॉपिक्स हम उनको कवर कर लें, ठीक है, ताकि अगर किसी ने पीएमएस की खाली तैयारी करनी है, सीएसएस की नहीं करनी, तो उसकी पहले केमिस्ट्री तैयार हो जाए। सीएसएस की केमिस्ट्री पीएमएस की केमिस्ट्री से थोड़ी ज्यादा है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो बुनियादी तौर के ऊपर हमारा जो बेसिकली आज टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ये वर्ड लिखा है एरोमा से। एरोमा मींस फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो पास्ट में ना ये समझा जाता था कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोई एरोमा हो, कोई खुशबू होती है। बाद में जब थोड़ा सा साइंटिस्ट आगे गए तो उनको पता चला कि हर वो कंपाउंड एरोमेटिक है जो स्ट्रक्चरली और केमिकली रिलेट करता है बेंजीन के साथ। तो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख लें कि दोज कंपाउंड्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, आप बैठे, those compounds which are structurally and chemically related to benzene are called aromatic compounds. Those compounds which are structurally and chemically related to benzene are called aromatic compounds. Benzene is the mother of organic or aromatic compounds. Benzene was discovered in 1825 by Michael Faraday. ठीक है जी, ये जरा नोट कर ले। माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था बेंजीन को बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, कोल तार एक कंपाउंड है, मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स, और उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके उसने इसको डिस्कवर किया था। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा काफी देर तक। और उसके बारे में जो सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी वो दी कैकुल। कैकुल 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 वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन 1865। ये पॉइंट्स आपने लिखते जाने, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छा अब याद रखिए ये जो एक्सरे एनालिसिस है, एक्सरे एनालिसिस, जब एक्सरे एनालिसिस हुए बेंजीन के तो इसमें कुछ चीजें सामने आई। सबसे पहली चीज ये सामने आई कि बेंजीन इज अ हेक्सागोनल मॉलिक्यूल। इट्स अ हेक्सागोनल मॉलिक्यूल, ये हेक्सागोनल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बात। दूसरा, इसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स, they are sp2 hybridized। यानी जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज, 6 कार्बन है। अच्छा, ये चीज याद रखें बच्चों के एलिमेंटल एनालिसिस की बात, एलिमेंटल एनालिसिस और वेपर डेंसिटी मेथड, इन दो मेथड्स के बाद वेपर डेंसिटी, हमने इसका ना एक फॉर्मूला निकाल लिया था
साइंटिस्ट को पता चल गया था कि इसका फॉर्मूला है C6H6। सो इट मींस दैट कि ये बुनियादी तौर पे ये C6H6 मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो बुनियादी तौर पे इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर एक्सरे एनालिसिस से सामने आया था वो ये था। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और इसके साथ 6 हाइड्रोजन मिले। That was the structure which was determined by X-ray analysis। अच्छा बच्चों, इसमें ये इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर था। इसमें कार्बन 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 बॉन्ड एंगल्स, कार्बन का कार्बन के साथ और कार्बन के साथ बॉन्ड एंगल जो था वो 120 डिग्री था। ये सब कुछ एक्सरे एनालिसिस के सामने आया। द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन इज 120 और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ थी दैट वाज 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सारे पॉइंट्स बेंजीन के बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि बेंजीन ही मदर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अलावा एक और चीज के कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दैट वाज 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.397 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब बच्चों ये सब कुछ बेंजीन के बारे में पता चल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम बड़ी आ रही थी, बहुत बड़ी। अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा हो तो हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के होते हैं। एक होती है अल्केन्स। अब जरा गौर करें, अल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब मैं ये जो इसका फॉर्मूला निकला था वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए, उस फॉर्मूले को इन तीनों पे अप्लाई करके देखता हूं। अगर ये एल्केन होती तो 6 कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते? 14। 12 और 2 14। अगर ये अल्कीन होती तो 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन होते, और अगर ये अल्काइन होती तो 6 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन होते। बट द केस इज entirely different. It has 6 carbon and 6 hydrogen. So it is neither alkane nor alkene or alkyne. So it is a special type of compound. ठीक है, it is a special type of compound जो बेंजीन है। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात आप लिख ले कि बेंजीन जो है 3 डिफरेंट तरह के रिएक्शंस देती है। पॉइंट पहला नोट कीजिए, benzene does not react with alkaline KMnO4. Benzene does not react with alkaline KMnO4। ये KMnO4 आपने अगर डाला अल्कलाइन तो नो रिएक्शन। हालांकि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन देते हैं, but benzene does not react with alkaline KMnO4. Secondly, benzene does not decolorize bromine water। ये ना ब्रोमीन वाटर को भी डीकलोराइज नहीं करता। हालांकि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं
वो ब्रोमीन वाटर को डीपोलराइज करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। और बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। हालांकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। they give addition reaction preferably, but benzene is giving substitution reaction preferably. So that was enigmatic. That was enigmatic behavior of benzene. पहले कहते हैं enigma। तो ये इसका बिहेवियर बड़ा enigmatic था ना, कि इसका फॉर्मूला बता रहा है कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसके बिहेवियर बता रहा है कि ये सैचुरेटेड, और ना ये अल्केन, ना अल्कीन और ना ही अल्काइंस के ऊपर पूरा हाल है। इट मींस दैट कि इसका जो बिहेवियर है वो इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा, अब ये तो हो गई इसके बारे में बेसिक चीजें। अब इन 1865 Kekulé suggested two resonance structures of benzene. नोट कर, in 1865 Kekulé suggested two resonance structure of benzene. ये केकुले ने सजेस्ट किए थे। इसके अलावा इसके और भी स्ट्रक्चर हैं जो सजेस्ट हुए हुए हैं, उनके बारे में बताता हूँ। लेकिन केकुले ने ये दो स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे कि बेंजीन में ये दो स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, रेजोनेंस। अच्छा, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस बेसिकली किसी को पता है आप में से रेजोनेंस क्या है? अगर एक एक्चुअल स्ट्रक्चर को उसको दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की वेट एवरेज के तौर पर रिप्रेजेंट करें, और कॉन्जुगेशन, उसमें कॉन्जुगेशन मीन डबल सिंगल या इवन लॉन पेयर हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, इस तरह तो मतलब मुख्तलिफ रूल्स हैं रेजोनेंस की, हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन रेजोनेंस का मतलब है कि एक रियल स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर। आप पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन नोट करें। रेजोनेंस की डेफिनेशन है, नोट कीजिएगा, the representation of a real structure as a weight average. The representation of a real structure as a weight average of two or more than two. The representation of a real structure as a weight average of two or more than two contributing structures. Two or more than two contributing structures is called resonance. Is called resonance. यानी एक रियल स्ट्रक्चर को मैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट करूं तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। ठीक है, अब मैं इसके ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेंजीन, जरा गौर करना है आपने। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तो दो तो ये हैं जो मैंने ऊपर बनाए। ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इसके अलावा 3 स्ट्रक्चर ये भी है, इसमें ये है, ये और एक स्ट्रक्चर ये है। अच्छा बच्चों, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं डीबार स्ट्रक्चर्स। ये साइंटिस्ट था डीबार, उसने रिप्रेजेंट किए थे पहली दफा, प्रपोज किए थे, और इन 2 स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर। ये केकुले ने प्रपोज किए थे। अब इन 5 स्ट्रक्चर का जो वेट एवरेज होगा वो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर होगा, और इनका वेट एवरेज लगाने के लिए 3 लाइंस लगाते हैं इस तरह से।
जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका वेट एवरेज। तो अब जरा मतलब ये देखिए, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा कि ये रिंग है और दरमियान में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग पे डीलोकलाइजिंग, क्योंकि ये जाहिर बात है इसमें आप देखेंगे जहां डबल बॉन्ड है एक्टिव स्ट्रक्चर में वहां पे सिंगल बॉन्ड। तो ये जो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दे आर डीलोकलाइज्ड थ्रू आउट द रिंग। So this is the real structure of benzene. अब बेंजीन का इशू तो यह है कि बेंजीन इतनी स्टेबल क्यों है कि है इसके अंदर इतने सारे डबल बॉन्ड और लेकिन इसका बिहेवियर सैचुरेटेड की तरह है, स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड की तरह है। तो बच्चों उसकी वजह है इसके अंदर रेजोनेंस का पाया जाता है। एक रूल है, आप नोट कर लें, ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स greater will be the stability. Greater the resonating structures, greater will be the stability of the molecule. जिस मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, greater will be the stability. So benzene has 5 resonating structure. Therefore, benzene is more stable than alkenes. सर ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ज्यादा वो stable। Yes, you can say the greater the extent of delocalization, the greater the resonating structure, the greater will be the stability. See, all this depends upon conjugation. तो ये चीज याद रखें कि जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बेंजीन स्टेबल है। अच्छा, इसीलिए बेंजीन ये वाले रिएक्शन नहीं देता जो मैंने बताया, अल्कलाइन के एमिनो के साथ रिएक्ट नहीं करता, ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज नहीं करता, एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता। जब ये सब्स्टिट्यूशन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो जो अल्केन्स देते हैं, इन तीनों में अल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। The reason is that कि जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा ज्यादा स्टेबल होगा। अल्केन्स होते हैं वहां जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स, so they are more stable than alkenes, right? Alkenes are less stable, they are more reactive. Reactivity and stability are reciprocal to each other, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब देखिए बात ये है, मैं सिर्फ ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है ना, मैं इतनी कहानी सिर्फ इसलिए आपको सुनाई है कि जो हमारे सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन क्यों देगा और कैसे देगा, ठीक है ना। अब हमारा ये जो बेंजीन है ना, ये इसके अंदर एक स्टेबिलिटी होती है 150 किलो जूल पर मोल, 150 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल देन अल्कीन्स, और ये इसकी कहलाती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एमसीक्यू आ सकता है जनरली, यानी रेजोनेंस की वजह से इसमें इतनी स्टेबलाइजेशन होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्योंकि आपने याद रखना है 150 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल अल्कीन मॉलिक्यूल्स। बेंजीन इज मोर स्टेबल, but benzene will give electrophilic substitution reactions. बेटा इसकी तस्वीर ले लो और इसको रख कर लो। अब आपके पेपर में जो बार बार बीएमएस का हो या सीएसएस का, उसमें बार बार जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो हमने आज करनी है। ठीक, तो ये समझ आ गई आपको? किसी को क्वेश्चन नहीं? ठीक। अच्छा जी, अब है इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी एक ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लवर है उसको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लवर रिप्लेस कर रहा है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए, वो लिख ले आप। दोज रिएक्शंस इन विच वन इलेक्ट्रोफाइल, those reactions in which one electrophile is replaced by another electrophile. Those reactions in which one electrophile is replaced by another electrophile in the presence of a strong catalyst. In the presence of a strong catalyst or suitable catalyst are called electrophilic substitution reactions. Are called electrophilic substitution reactions. अच्छा, अब जरा गौर करना, ये जो मैंने चीज दिखाई है इस पे बड़ा फोकस हमने देना है। मैंने कहा कि खासतौर पे पर्टिकुलरली बेंजीन के रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगा जब एक इलेक्ट्रोफाइल जो उसके साथ लगा हुआ है, वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन स्टेबल है। अगर बेंजीन स्टेबल कम होती तो रिप्लेसमेंट बगैर कैटलिस्ट के भी हो जाती। तो इसका मतलब है कैटलिस्ट का रोल ये होगा कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दे, और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और रिप्लेसमेंट हो जाएगी। याद रखें, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनमें 3 स्टेप्स होते हैं। वो आपने स्टेप्स, मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है, नोट कर लें, जनरेशन ऑफ a strong electrophile in the presence of a suitable catalyst। एक सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। मिसाल के तौर पे ये हमने हेलोजिन, हेलोजिन होता है X, ठीक है ना, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक जो है वो रिप्लेस करना है, बेंजीन पे लगाना है, तो हमें उसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जरा गौर करें। एक मैं कैटलिस्ट दूंगा FeX3, ये कैटलिस्ट ग्रुप आयरन इलाइट, और ये जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा X2, ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो ये कैटलिस्ट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन वीक है। इसको स्ट्रॉन्ग ये कैसे करेगा? इसका एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, यानी FeX4 बना देगा नेगेटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा ना, ये X पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है आप इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया, पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये कैटलिस्ट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इस कैटलिस्ट ने इस इलेक्ट्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। तो कोई भी जो मैकेनिज्म होगा, कोई भी, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा पहले। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि अटैक ऑफ एन electrophile on benzene ring and formation of
बेंजीनोनियम आइन, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ये जरा गौर करना, अटैक कैसे। अच्छा बच्चों, ये जरा गौर करेंगे, ये है बेंजीन रिंग और ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक कर रहा है इधर और ये चीज बन रही है, जरा गौर करें। अब डबल बॉन्ड टूट गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ चले गए। अब देखें, इसके साथ एक्स भी लगा हुआ है और अभी एच भी लगा हुआ है, बॉन्ड टूट गया है, ठीक है ना। बाकी डबल बॉन्ड दोनों वैसे के वैसे हैं। यहां से चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं, इसके आगे पॉजिटिव चार्ज। इस आयन को कहते हैं बेंजीनोनियम। क्या कहते हैं? ये बेंजीन से बना ना। याद रखें, जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं उनके नाम के आखिर में IUM आता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनियम। So IUM indicates the positive character of an ion, right? So this is benzenonium. So whenever an electrophile attacks the benzene ring, it generates benzenonium. इसमें अलग से रेजोनेंस शुरू हो जाती है, फिर पास बन जाते हैं, वो हमें अभी जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन बच्चों ये याद रखें, जरा गौर करें एक और इंटरेस्टिंग बात। अटैक तो इसने किया है रिंग के ऊपर, लेकिन मैंने एरो इधर से इधर को लगाया है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ होता है एरो की टेल से हेड उस तरफ बनता है, ठीक है। अब आखिरी स्टेप क्या होगा? तीसरा, याद रखें बच्चों, तीसरा स्टेप ये होगा कि इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और रिंग इंटैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हाइड्रोजन को कौन निकालेगा? हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको कोई न्यूक्लियोफाइल निकालेगा, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसको न्यूक्लियस के साथ प्यार हो, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अटैक करेगा, ठीक है। अब देखें, अटैक ऑफ या एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय अ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगी। ये जरा गौर कर, एब्स्ट्रैक्शन यानी निकालना। ये देखिए, Fe(X4) नेगेटिव। ये देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन इस तरफ निकल गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर गए इस तरफ। अब ये क्या चीज बन गई है, गौर करें, ये बन गया रिंग, कंप्लीट हो गया जैसे पहले था। हाइड्रोजन निकल गया X, जो हाइड्रोजन निकला है H, वो एक हैलोजन के साथ मिलेगा HX, और साथ में FeX3। ये पहले स्टेप में यूज हुआ था एज ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हमेशा रीजनरेट होता है, वो रीजनरेट होता है। तो मैकेनिज्म हमारा ठीक है। ये है इसका जनरल मैकेनिज्म। यानी जब भी बेंजीन रिंग ने ये सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो तीन स्टेप्स में सब्स्टिट्यूशन होगी। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा स्ट्रॉन्ग, फिर वो अटैक करेगा, बेंजीनोनियम आयन बनेगा, फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स इट, ठीक है। ये है तीन स्टेप का मैकेनिज्म। अब हम इस मैकेनिज्म को अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस के ऊपर। नहीं जी, क्लियर होगी बात, ठीक है। इसको रब कर दे नीचे, अगर ले अगर नहीं तो हमने लिख ही दिया ना, ले लो। नहीं जी, सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा बच्चों, अल्काइलेशन का वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस वक्त यूज होता है जब हमने किसी भी स्ट्रक्चर में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना, ऐड नहीं करवाना हो, इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, एक एडिशन होती है वो और चीज है, इंट्रोडक्शन और चीज है। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, लिखें, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप into benzene ring, introduction of alkyl group into benzene ring in the presence of a suitable catalyst. Introduction of alkyl group into benzene ring in the presence of a suitable catalyst is called Friedel-Crafts alkylation. Introduction of alkyl group into benzene ring in the presence of a suitable catalyst is called Friedel-Crafts alkylation. देखिए ये बेंजीन है, इसमें मैंने अल्काइल ग्रुप जब भी इंट्रोड्यूस करवाना होगा अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं आमतौर, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो एल्यूमिनियम हैलाइड यूज होगा, AlX। ठीक है, यूजुअली आयरन हैलाइड भी हो सकता है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये गौर करें, ये हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है और साथ में अल्काइल ग्रुप लग गया। अल्काइल ग्रुप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इधर 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 कहीं सारे कार्बन जैसे, और साथ में HX। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया रिंग के ऊपर, है ना, इंट्रोड्यूस हो गया। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे कि AlCl3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दी बेंजीन रिंग के ऊपर, प्लस HCl, ये बन गई टॉलुइन। तो अल्काइलेशन हो गई, ठीक है। ये अल्काइलेशन हुई है, ये एक एग्जांपल है अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने रिएक्शन पढ़ा ना, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, जो हमने अभी पीछे सीखा है। ले बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले है, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। आपने एक इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट होगा, वो कैसे जनरेट होगा वो मैंने आपको बताया था कि ये आपका, ये देखिए, ये मिथाइल क्लोराइड है और ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3। तो क्या होगा, ये AlCl4 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। ये आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ जिसमें अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मिथाइलियम, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलियम, IUM आएगा नाम के आखिर, मिथाइलियम। दूसरा जो है वो स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब देखिए बच्चों, ये बेंजीन रिंग है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इसने क्या किया, तो वही बेंजीनोनियम आयन, मिथाइल भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक हो गया, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश, बाय न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारे पास? यस, बिल्कुल सही है, AlCl4 नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर गए। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई प्लस HCl प्लस AlCl3। शाबाश। तो ये है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, उसने अटैक किया, अटैक करके बेंजीनोनियम आयन बन गया, फिर हाइड्रोजन निकल गया और आपकी प्रोडक्ट बन गई। ये तो हो गया रिएक्शन। ये एक ना खत्म हो रहा है, दोबारा शेयर कर लीजिए, ठीक है।